नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य इतिहास की तैयारी के लिए हम पढ़ रहे हैं यह नोट्स। तो नोट्स के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास में लेखन परंपरा को हम पढ़ रहे थे। लेखन परंपरा का एक संक्षिप्त वीडियो कल की कक्षा में देखा। आज यह हमारी आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों कालों के नोट्स हम इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। तो आज ये आदिकाल से संबंधित हमारा दूसरा वीडियो है। पूर्व का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी नाम से आधुनिक काल के लिए भी दूसरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको आधुनिक काल के नोट्स मिलेंगे। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको वन लाइन के रूप में मैंने लिखा है। हिंदी साहित्य लेखन से संबंधित सामग्री। वास्तविक अर्थों में इतिहास लेखन का कार्य तो 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ होता है। आप जानते हैं गारसादा तासी से, किंतु इससे पूर्व 84 वैष्णवों की वार्ता, जिसके राइटर हैं गोकुलनाथ, और 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन चरित्र इसमें है। इसके अलावा गोकुलनाथ का दूसरा ग्रंथ कौन सा है? 200 वैष्णवों की वार्ता। इसमें गोकुलनाथ के पिता विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वर्णित है। और ये दोनों ही प्रश्न बारंबार रिपीट होते हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता किसने लिखी? 200 वैष्णवों की वार्ता किसने लिखी? कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही वल्लभाचार्य के पौत्र गोकुलनाथ ने लिखी हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। क्या किया था? 4 शिष्य वल्लभाचार्य के लिए और 4 शिष्य अपने लिए। और इन्हीं विट्ठलनाथ के पुत्र कौन हुए? गोकुलनाथ। इन्होंने ये दोनों वार्ता ग्रंथ लिखे। तो इसमें क्योंकि 200 कवियों का जीवन चरित्र है और इसमें 84 कवियों का जीवन चरित्र, तो इस आधार पर ये भी कहीं ना कहीं इतिहास ग्रंथ हो सकते हैं ना। तो 19वीं शताब्दी से पहले ये 2 लिखे गए। इसके अलावा नाभादास का भक्तमाल, यह भी जीवन चरित्र से संबंधित ग्रंथ है। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी का है। भक्त नामावली ध्रुवदास की है। भक्त नामावली में, भक्तमाल में, इनमें भक्तमाल तो अभी शायद एक सीरियल भी आ रहा है। इन सब में परिचय मिलता है कवियों का। कविमाला आदि ग्रंथ लिखे गए, किंतु यह सभी ग्रंथ मूलतः इतिवृत्तात्मक हैं। इनमें काल क्रम व संबत का भी अभाव है। इसीलिए हम इन्हें इतिहास ग्रंथ तो नहीं मानते। लेकिन बाद में जब इतिहास ग्रंथ लिखे गए तो ये उसकी आधार सामग्री बनी। और इसीलिए ये पूछा जाता है भक्तमाल किसकी रचना है, भक्तनामावली किसकी है, कालिदास हजारा किसकी है, 84 वैष्णव की वार्ता। तो इसी से लगभग आपके 5-7 प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको वहां ये देखने को मिलेगा। तो लेखन सामग्री से, लेखन परंपरा से रिलेटेड जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जिसके लिए इस टॉपिक को किसी अन्य बुक या अन्य जगह से आपको पढ़ना पड़े। बस ध्यानपूर्वक इसको सुन लीजिएगा आप। आधार ग्रंथ क्या 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 हो सकता है? ये GSSB PGT में पूछा गया था। तो विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, हाँ, यह भी आधार ग्रंथ हो सकती है इतिहास ग्रंथ का। शिलालेख भी इतिहास ग्रंथ जब हम लिखते हैं तो उसका आधार होता है। साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाओं से भी हमें इतिहास संबंधी जानकारी मिलती है। रचनाओं के मौखिक उल्लेख को हम इतिहास सामग्री नहीं मानेंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी लिख दिया और समझने के लिए भी यह जरूरी है। इसके बाद हम अपने जो पहले साहित्यकार हमने पढ़े थे गारसादा तासी, वहां से कैसे प्रश्न बनते हैं इनको देख लेते हैं। अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सभी जानते हैं गारसादा तासी ने किया। थोड़ा सा सही से सेट करते हैं कैमरा को। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने किया। चाहे नेट हो, चाहे KBS हो, चाहे UP हो, चाहे NVS हो, चाहे झारखंड हो, कुछ भी हो, GIC हो, सब में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, मैंने नोट डाउन कर लिया। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। और गारसादा तासी का ग्रंथ कौन सा था? इस्तवार दाला लित्रित्युर इंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, और ये इनका ग्रंथ था। भाषा कौन सी थी? फ्रेंच भाषा थी या फ्रांसीसी। तो ये RPSC कॉलेज लेक्चरर, UP TGT में 2 बार पूछा हुआ है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, GSSB में पूछा हुआ है। यहाँ लिख दिया है मैंने।
और ये यूपी पीजीटी और नेट में पूछा हुआ है। तो हर लाइन जो इसमें नोट्स में लिखी हुई है ना, तो वो सब पूछी हुई है। इसके प्रथम भाग, ये कल मैंने आपको करवा दिया था, रिपीट कर रही हूँ इसको। प्रथम भाग 1939, द्वितीय भाग 1947, और इसका द्वितीय संस्करण संशोधित होकर 3 भागों में प्रकाशित हुआ 1871 में। और ये प्रश्न आपका लेटेस्ट यूपी टीजीटी 2021 में पूछा है, और मैंने नोट्स में आपको करवाया था। पहले भी नोट्स करवाए थे, तब भी आपको लिखवाया था मैंने कि इसका द्वितीय और संशोधित संस्करण 1871 में प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये यूपी टीजीटी पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों में भी पूछा हुआ प्रश्न है, जो 2021 में रिपीट हुआ। और लोग सोचते ही रह गए कि इतिहास गारसा दातासी का तो 1847 और 39 में ही है, फिर ये 71 उत्तर कैसे हो गया। ये इसका द्वितीय संस्करण प्रस्तुत किया और यही पूछ लिया। अच्छा, स्तुवार द्वारा लेत्रोई इंदो हिंदुस्तानी में उर्दू के कवि कितने हैं? 738, और हिंदी के कितने हैं? 72। तो जो हिंदी के ये जो 72 कवि हैं ना, हिंदी संबंधी जो अंश है, इसका अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नामक बुक में किया है। यानी आपको ये लगता है ना, जैसे प्रश्न पूछता है कि गारसा दातासी के ग्रंथ का अनुवादक कौन है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लेकिन पूरे ग्रंथ का अनुवाद नहीं किया, ये उर्दू के इनका नहीं किया, हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने प्रस्तुत किया है। पद्धति कौन सी है? वर्ण क्रमानुसार है ना, अ के बाद आ, ई, उ, जैसे ABCD में लिखते हैं ना, ए के सारे लेटर, फिर बी नाम से स्टार्ट जिन कवियों के नाम हो रहे थे, तो ऐसे किया तो अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि कालक्रम का ध्यान तो इन्होंने रखा नहीं, केवल लेटर के हिसाब से कि अ के बाद ई अक्षर के कवियों का परिचय दिया, ई के बाद उ अक्षर के कवियों का, इस तरीके से वर्णमाला के हिसाब से लिखा तो गलत हो गए। हिंदी के 72 कवि और उर्दू के 738 कवि लिए। महत्व क्या है कि हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है और कवियों के रचना काल का इन्होंने निर्देश दिया है। अब इसमें कमियां क्या रही कि कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम को प्रस्तुत किया, हिंदी के साथ अन्य भाषाओं के कवियों को मिला दिया, काल विभाजन और युगीन परिस्थितियों का विवेचन नहीं किया। लेकिन किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक प्रयास का महत्व उसकी उपलब्धियों के आधार पर नहीं, अपितु नई दिशा में अग्रसर होने की दृष्टि से माना जाता है, और इसीलिए ये इतना फेमस है। MP असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य में गारसा दासी किस रूप में उल्लेखनीय है? सही उत्तर है इतिहासकार। अब गारसा दासी का एक कथन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, PGT 2013 में भी पूछा है, कई बार पूछा है। जो पेपर मुझे मेरे पास उपलब्ध होते हैं ना, बस वही मैंने लिखे हैं, अभी बहुत कुछ इसमें संशोधित करना बाकी है। तो यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, हिंदी भाषा ही है। मतलब नोट्स में तो कुछ भी वो नहीं है, लेकिन कौन से उसमें पूछा गया है, किस तरीके से पूछे गए, तो ये सब लिखकर आपको इसकी PDF में उपलब्ध करवा दूंगी। और हो सकता है ना भी कर पाऊँ, समय लग जाए और आपका एग्जाम हो जाए, इसलिए जो नोट्स तैयार हैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दे रही हूँ, क्योंकि इससे बाहर आना मुश्किल है। और फिर यूं तो कोई हिंदी साहित्य की सीमा नहीं है, इतनी सारे इतिहास ग्रंथ है, कहीं से भी पूछ लेगा। मौलवी करीमुद्दीन का कल परिचय दे दिया था, महेश दत्त शुक्ल का भी परिचय दे दिया था मैंने आपको। अब हम सीधे, मैंने कहा था आपको कि विस्तृत जानकारी दूंगी ताकि आप समझ पाएं कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं। आज पहुंच जाएंगे हम हमारे चौथे कवि शिव सिंह सेंगर पर। तो यहाँ से कैसे प्रश्न आ रहे हैं? ये ग्राम कांधा के रहने वाले थे, जो उन्नाव जिले में पड़ता, और पुलिस इंस्पेक्टर थे ना, हिंदी संस्कृत भाषाओं का इनको ज्ञान था। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जो 1883 में लिखा गया था, ठीक है। और ये 1934 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। अकारादि क्रम का इन्होंने इसमें सहायता ली है, अकारादि क्रम में लिखा है। 838 कवि इन्होंने लिए हैं और उनके जीवन चरित्र इसमें दिया है। महत्व क्या है कि उस समय तक के उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान का ये संकलन है, और परवर्ती बाद के जो इतिहासकार थे उनके लिए ये लाभदायक हुआ, क्योंकि एक ही जगह 838 कवियों का परिचय मिल गया। तो इनकी मेहनत बाद के लेखकों के लिए काम आई। विद्वानों ने इसे क्या माना है? काव्य संग्रह माना है इसे। शिव सिंह सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था, अतः इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता। तो प्रश्न यह भी पूछा हुआ है कि हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है। अब
प्रश्न आपका बनता है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर शिव सिंह सरोज आपको करना है। वैसे महेश दत्त शुक्ल अगर ऑप्शन में हो तो वो करिएगा, लेकिन वो छोटा सा एक रचना शोध ग्रंथ मान लेते हैं, इतिहास ग्रंथ उसको विद्वानों ने नहीं माना, इसीलिए शिव सिंह सरोज या शिव सिंह सेंगर सही उत्तर होगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये आपका दिसंबर 20 और जून 2021 दोनों में की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये रिपीट हुआ था। ये दोनों परीक्षाएं एक ही बार में आयोजित हुई थी, कोरोना वाली हैं ये। तो इसमें था रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन से हैं। तो इसमें आप शुक्ल की बुक पूरी पढ़ी है हमने, राम सतसई और कड़खा रामायण है, इनका उल्लेख उन्होंने किया है। जहाँ शिव सिंह सरोज टॉपिक को उन्होंने पढ़ाया है तो वहाँ इसका उल्लेख किया है। अभी तक भी जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो उसमें उन सबसे मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लेकिन बाकी सब आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। चैनल पे पहली बार हैं, आगे पढ़ें ना पढ़ें आपकी इच्छा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना यह भी आपकी इच्छा है, लेकिन यदि चैनल पे आ गए हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 4 5 लिंक दिए हैं, उनको चेक कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, आपके मित्रों को अच्छा लगे, ठीक है, या आप लोग इसको पढ़ लें वीडियो को और फिर आपस में इन्हीं चीज़ों को एक दूसरे से प्रश्न के रूप में पूछे कि कितने आपको याद हो गए। बिल्कुल हिंदी लिटरेचर को हम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले कोई टॉपिक नहीं है, सबसे पहला टॉपिक यही है। तो इसके आप साथ में बने रहें, हम पूरी तैयारी करेंगे। इसके अलावा आप जो PYQ या MCQs करवाने की बात कर रहे हैं तो वो भी मैंने चैनल पे करवाए हैं प्लेलिस्ट में, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पहले नंबर पे ही मैंने आधुनिक काल के प्रैक्टिस बुक नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसमें आपको MCQs मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल में इसमें करवाई रही हूँ। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, अब PYQ ही क्यों लगाने, PYQ तो इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, ये भी नोट्स ही है, बहुत कुछ है, लेकिन वो सब ना लिख के उसमें से चुनिंदा जो परीक्षा उपयोगी है, जो परीक्षा में पूछा जा रहा है वो मैंने लिखे हैं। तो PYQ तो आपके अपने आप सही हो जाएंगे जब आप इसे पढ़ लोगे, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। सर जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे? 1851 से 1941 तक ये भारत में थे। भाषा मतलब इनका समय सीमा है, भारत में तो क्या है, जन्म तो बाहर हुआ था इनका, 51 से लेके 41 तक इनकी उम्र रही है। भाषा वैज्ञानिक थे, बड़े भाषाविद थे, अंग्रेजों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विसेज में ये थे। इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो ये बार बार पूछा रहता है, यूपी में हो चाहे कोई सा भी पेपर हो पूछा जाता है। प्रकाशन वर्ष 1888, पद्धति है कालानुक्रमी, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब तक जो आप पद्धति पढ़ रहे हो वो वर्णा अनुक्रमी या अकारादि क्रम में है ना, लेकिन यहाँ काल क्रम के अनुसार पहली बार कवियों का परिचय दिया जाएगा। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ। जैसे नागरी प्रचारणी की वो शब्द सागर की भूमिका के रूप में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लिखा गया, वैसे ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इनका ग्रंथ, इनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ था, ये शोध ग्रंथ। और ये UPPSC GDC 2021 में पूछा था, ठीक है। और इसका अनुवाद किया है किशोरी लाल गुप्त ने, 952 कवियों को लेकर इन्होंने अनुवाद किया। कब? 1957 में, ठीक है, 1957 में इसका अनुवाद किया है ये। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से इनके द्वारा अनुवाद किया गया था। UPPGT में भी पूछा है, GIC वाले में, RPSC कॉलेज लेक्चरर सब में पूछा गया है। अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने किया, कि ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। क्यों किया अब उसको जान लीजिए, क्योंकि ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में इसको लिखा, तो इसीलिए इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। गारसादा तासी ने फ्रेंच में लिखा, तो उसका अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, ठीक है। तो सही अर्थ में यह हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये RPSC कॉलेज लेक्चरर में ये भी पूछा हुआ है। महत्व क्या है कि काल विभाजन का सर्वप्रथम विभाजन किया 11 कालखंडों में। फिर ये नेट में भी पूछा हुआ है, DSSB में भी पूछा हुआ है।
चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य, ये 4 प्रमुख पूछे गए थे, ये इसलिए लिख दिए। बाकी तो 11 काल खंडों में काल विभाजन किया हिंदी साहित्य के इतिहास का। आज आप जिसे 4 काल में पढ़ते हो ना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, सर्वप्रथम प्रयास किया था ग्रियर्सन ने इतने सारे सामग्री को 11 काल खंडों में विभाजित किया। फिर कवियों का काल क्रमानुसारण वर्णन जिस ग्रंथ में लिखा गया है, सब प्रथम इतिहास ग्रंथ है ये। काल क्रमानुसारण वर्णन करते हुए साहित्यिक प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया, वर्गीकरण किया, है ना। कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया। 951 कवियों में से 886 कवि शिव सिंह सरोज से और 65 अन्य से लिए गए। भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए स्पष्ट किया कि इसमें ना तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता और ना ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। 16वीं और 17वीं शती भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा, यह भी प्रश्न पूछा हुआ। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन ने। और तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बढ़िया व्यक्ति है, यह कथन किसका है? यह भी ग्रियर्सन का है। और बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, यह भी ग्रियर्सन का ही कथन है। तो ग्रियर्सन से जितने भी प्रश्न बनते हैं सब लिख दिए हैं। और नलिन विलोचन शर्मा क्या कह रहे हैं कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत कौन है? ग्रियर्सन है। शुक्ल जी ने शिव सिंह और ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने कह दिया कि शिव सिंह सरोज और ग्रियर्सन का, है ना, ग्रंथ जो है ये तो केवल वृत्त संग्रह है, इतिहास ग्रंथ नहीं है। अब सार क्या निकलता है? इतनी सारी माथापच्ची का ग्रियर्सन के बारे में इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया। सार ये निकल रहा है कि यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में रचित होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बना, जिससे परवर्ती युग के अनेक विद्वान जो उनकी स्थापनाओं को पल्लवित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर उस यश के भागी बने जो वस्तुतः ग्रियर्सन को दाय था। सीधे सीधे शुक्ल पर आक्षेप है कि बहुत कुछ काम किसने कर दिया था? ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कर दिया था। जो शुक्ल जी को जो यश मिला ना, उसका आधार ग्रंथ ग्रियर्सन का ग्रंथ है। काल विभाजन भी किया, प्रवृत्तियों को भी दृष्टिगत किया, बहुत कुछ शोध कार्य उन्होंने किया, सही दिशा दी, लेकिन अंग्रेजी में दी। अब अंग्रेजी कितने लोग जानते थे? आज भी जो हिंदी साहित्य एमए में लेते हैं वो कितने लोग अच्छी अंग्रेजी जानते हैं? तो उस समय तो कितने ही जानते होंगे, नहीं जानते थे ना। इसीलिए ग्रियर्सन के ग्रंथ का प्रचार प्रसार नहीं हुआ और शुक्ल जी ने उसमें संशोधन और परिवर्धन करके उस यश को प्राप्त किया जिसमें ग्रियर्सन का भी हिस्सा हो सकता है। तो ये शोध का जो मूल निकलता है, सार वो है। तो काफ़ी सारे आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा वीडियो है। जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे ना तो आप इस वीडियो को याद करेंगे, क्योंकि बहुत ही सेलेक्टिव सामग्री आपको पॉइंट टू पॉइंट में पढ़ा रही हूँ। अब कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम मिश्र बंधुओं को पढ़ेंगे, रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे और हजारी प्रसाद द्विवेदी। यही ऐसे 7-8 लेखक हैं जिनसे बहुत गहराई से प्रश्न बनते हैं ना। बाकी तो हमने शॉर्ट वीडियोस पार्ट 1 में ही देख लिए। तो ये आज इस नोट्स का पार्ट 2 है, पूर्व का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट। धन्यवाद।